तो आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर पर बात करते हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा। ये सिर्फ एक पड़ोसी देश की खबर नहीं है, ये एक ऐसा भूचाल है जिसके झटके पूरे दक्षिण एशिया और खास तौर पर भारत को महसूस होने ही वाले हैं। बिल्कुल। और आज हम सिर्फ खबरों की हेडलाइन नहीं दोहराएंगे, हम इस फैसले की जड़ों को खोदेंगे, इसके असर को समझेंगे और देखेंगे कि आने वाले वक्त में इससे भारत के लिए क्या-क्या चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। क्योंकि ये सिर्फ कूटनीति का मामला नहीं है, ये हमारी सुरक्षा से सीधे-सीधे जुड़ा है। चलिए तो फिर इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये मामला यहाँ तक पहुंचा कैसे। इसकी शुरुआत 2024 के उस बड़े छात्र विद्रोह से हुई थी, है ना? हाँ, वहीं से इस कहानी के तार जुड़े हैं। 2024 में बांग्लादेश ने एक जबरदस्त छात्र आंदोलन देखा। शुरुआत तो नौकरी में कोटे को लेकर हुई थी, लेकिन देखते ही देखते ये एक सरकार विरोधी आंदोलन बन गया। इसमें बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, आगजनी हुई और दुखद बात ये कि कई लोगों की जानें भी गईं। वो बांग्लादेश के लिए बहुत ही उथल-पुथल वाला दौर था। और उसी हिंसा को आधार बनाकर शेख हसीना पर ये केस चला। एग्जैक्टली। जब उनकी सरकार गिरी और नई सरकार आई, तो उन्हीं घटनाओं को आधार बनाकर शेख हसीना पर दो बड़े इल्जाम लगाए गए। पहला, पद का दुरुपयोग यानी दुरुपयोग पद, और दूसरा, मानवाधिकारों का उल्लंघन। और अब नवंबर 2025 में अदालत ने इन्हीं मामलों में उन्हें दोषी मानते हुए सजाए मौत सुनाई है। जी। लेकिन ये मामला ये जितना कानूनी दिखता है उससे कहीं ज्यादा राजनीतिक लग रहा है। इसमें दो खेमे साफ साफ नजर आ रहे हैं। एक तरफ हसीना के समर्थक है, दूसरी तरफ नई सरकार। और दोनों की अपने अपनी कहानियां हैं। हसीना के समर्थक और उनकी पार्टी अवामी लीग इसे सीधे सीधे राजनीतिक बदला बता रही है। उनका कहना है कि ये न्याय का मजाक है और एक चुनी हुई नेता को रास्ते से हटाने की साजिश है। और दूसरा पक्ष, जाहिर है वो इसे न्याय ही कहेंगे। लेकिन क्या उनके तर्कों में कोई दम है? क्या बाकी 2024 के उस विद्रोह में हुई हिंसा के लिए सीधे तौर पर शेख हसीना को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? देखिए, ये एक पेचीदा सवाल है। नई सरकार और उनके समर्थकों का तर्क ये है कि प्रधानमंत्री होने के नाते देश में कानून व्यवस्था की अंतिम जिम्मेदारी उनकी ही थी। उनका कहना है कि सुरक्षा बलों में जो बल प्रयोग किया वो सरकार के इशारे पर हुआ और इसलिए जो जाने गई उनके लिए न्याय होना जरूरी है। अच्छा। वो इसे जस्टिस फॉर द विक्टिम्स की तरह पेश कर रहे हैं। इस पूरे मामले ने बांग्लादेशी समाज को बीच से बांट दिया है। और जब भी बांग्लादेश में इस तरह की अस्थिरता आती है, उसकी पहली लहर तो भारत के दरवाजे पर ही दस्तक देती है ना, खास तौर पर हमारे पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में। निश्चित रूप से ये एक तयशुदा पैटर्न है। जब भी ढाका में राजनीतिक तापमान बढ़ता है, उसका असर हमारी सीमाओं पर दिखने लगता है। और जब हम कहते हैं कि बॉर्डर मैनेजमेंट पर दबाव आता है, तो इसका मतलब जमीनी स्तर पर यह है कि बीएसएफ को अपनी गश्त दोगुनी करनी पड़ती है। फेंसिंग के बावजूद घुसपैठ के नए रास्ते बन जाते हैं। और सीमा से लगे हमारे गांवों में संसाधनों पर अचानक बोझ बढ़ जाता है। ये सिर्फ नक्शे पर खींची एक लाइन का मुद्दा नहीं है, ये सीधे तौर पर हमारे सीमावर्ती इलाकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिरता पर असर डालता है। ये तो हुई सुरक्षा की बात, लेकिन राजनीतिक रिश्तों का क्या? शेख हसीना के कार्यकाल को तो भारत बांग्लादेश संबंधों का स्वर्ण युग या गोल्डन एरा कहा जाता था। कहा तो जाता था और काफी हद तक सही भी था। उनके दौर में कनेक्टिविटी, व्यापार और खास तौर पर आतंकवाद के खिलाफ सहयोग में जबरदस्त प्रगति हुई। भारत के लिए जो विद्रोही गुट नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट करके बांग्लादेश में पनाह लेते थे, उन पर हसीना सरकार ने बहुत सख्ती से लगाम कसी थी। राइट। ये भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। हुए तो थे ये सब काम, लेकिन क्या वो सारे समझौते जमीन पर उतने ही सफल रहे? तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे का मुद्दा तो उनके कार्यकाल में भी नहीं सुलझ पाया था। पश्चिम बंगाल सरकार के विरोध के चलते वो मामला अटका ही रहा। तो क्या नई सरकार के आने से कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा? आपका सवाल बहुत वाजिब है। तीस्ता का मुद्दा एक ऐसी फांस थी जो हमेशा रिश्तों में चुभती रही। लेकिन अब खतरा यह है कि जो समझौते अच्छे से चल रहे थे, उनका भविष्य भी अनिश्चित हो गया है। नई सरकार हो सकता है कि इन सभी समझौतों की समीक्षा करे। और यहीं पर एक और बड़ा खिलाड़ी मैदान में उतर आता है जो बस मौके का इंतजार कर रहा है, चीन।